गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर। मेरे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी प्रिय विद्यार्थी, आप सबकी मांग के अनुरूप बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया की क्लास हम आज से फिर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि इसके पहले हम आपकी 2 क्लासेस ले चुके हैं। आज उस पर एक तीसरी क्लास है और जिसमें सबसे पहले हम आपको बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज खत्म कर रहे हैं। फिर आपका अधिलघुत्री और लघुत्री आएगा, जैसा कि बाकी सब्जेक्ट में हमने किया है। तो सभी प्रिय विद्यार्थी एक बार बता दें, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। सभी लोग क्लास को एक बार लाइक करने के साथ साथ दो जोरदार तरीके से अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। और हमने कहा है कि बच्चों, चाहे आपकी लाइव क्लास जाए चाहे वीडियो, पूरे जोरदार तरीके से आप लोग देखिए, समझिए। और वीडियो के नीचे आप लोगों को प्रश्नों के अपने उत्तर भी लगातार देने चाहिए और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि आप कितने प्रश्नों के आंसर सही कर पा रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आप सबके सामने है। तो चलिए भाई, 51 नंबर को आप देखिए। 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 51 लिखा है कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक निश्चित दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके और उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक सफल व्यक्ति बन सकता है। कितना महत्वपूर्ण कथन है। सवाल है कि किस महान विद्वान का ये कथन है। ये कथन थॉमसन का है। थॉमसन यानी थॉम्पसन, थॉम्पसन, या फिर ये कथन हरलॉक का है, क्रो एंड क्रो का है, या फिर फ्रोवेल का है। तो बाल मनोविज्ञान सभी को एक निश्चित दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक सफल व्यक्ति बन सकता है। ये कथन थॉम्पसन का है। किसका भाई? थॉम्पसन का है। चलें अगले क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया। तो आप इसका पहला उत्तर दे दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आंसर करें आप लोग। लिखा है, सीखने का वक्र एक व्यक्ति को निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। सवाल है कि ये स्टेटमेंट यानी ये कथन किसका है, आपको जवाब देना है। तो ये गिलफोर्ड का कथन है, फ्रोबेल का है, जॉनसन का या स्किनर का है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट स्किनर महोदय का है। तो आप यहाँ पे अपना आंसर क्लियर करते चलिए। स्टेटमेंट वाले सवालों को दो दो बार हम भी पढ़ते रहें ताकि आपका तैयार होता चले। आप लोग भी रिवाइज करना, क्योंकि इसमें कुछ कम ज़्यादा होता नहीं, आपको एज इट इज सॉल्व करना रहेगा। तो सीखने का वक्र एक व्यक्ति को निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। ये स्टेटमेंट है स्किनर महोदय का। तो स्किनर को अपना आंसर करिए और ये अगला क्वेश्चन करिए। किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? मनोविज्ञान की विधि है, तुलना विधि है, प्रक्षेपण विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो मनोविज्ञान विधि लिखा हो या फिर लिखा हो मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि एक ही बात है। तो मनोविश्लेषण विधि। तो आपका सवाल है कि उत्तर क्या देंगे? मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन और अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। तो उत्तर आप लोग करेक्ट पहला चुनिएगा, मनोविश्लेषण की विधि। कौन सी विधि है? मनोविश्लेषण की विधि। इस सवाल में कह रहे हैं कि अब अव्यकाल्पनिक स्मृति है, यानी अल्पकालिक होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, अल्पकालिक ना। अल्पकालिक रैग स्टूडेंट हमने लिख दिया है। तो यहाँ से आप करेंगे अल्पकालिक स्मृति है। क्या इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है या फिर व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता है? आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं है। तो अल्पकालिक स्मृति में व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। चलिए, अच्छे समझ में आ रहा सबको ना? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप सबको ये करना है कि रुचि, इंटरेस्ट, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कहता है परिवार की आर्थिक स्थिति है, विद्यालय का कठोर वातावरण है, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, या सारे हैं।
तो वास्तव में रुचि को प्रभावित करने वाले ये सभी कारण हैं जो आपको विकल्प में दिए गए, तो उत्तर आप दीजिएगा ये सभी है। सवाल में कहता है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, और ये डिफिनेशन यानी ये परिभाषा किसने दी है? रूथ रूथ वेंडिक्ट ने रूथ वेंडिक्ट रूथ वेंडिक्ट की है परिभाषा, ये वुडवर्थ की है, सी जिनस्वर्ट की है, या एनास्टासी की है? तो ये डिफिनेशन किसकी है? रूथ वेंडिक्ट की है। किसकी है ये? रूथ वेनेडिक्ट की है। रूथ। रूथ वेंडिक्ट की डिफिनेशन है। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, जिसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? प्रत्यय, प्रतिमा, संवेदना। प्रत्यय, प्रतिमा, संवेदना, ये सारे चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री हैं। चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है। तो इनमें से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री नहीं है? तो आप अपने आप आंसर कर सकते हैं, पदार्थ होगा। तो निश्चित तौर पे आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ से पदार्थ निकलेगा, ये करेक्ट आंसर है। चलिए, जो लोग भूल गए एक बार लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। अगला सवाल है, बालक के कोषों और पेशियों, बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई काम करने योग्य होता है, वो कहलाता है प्रत्यक्षीकरण, कहलाता है परिपक्वता है, समंजन है, आत्मसातन है। आत्मसातन है, वो क्या कहलाता है? कि कोषों और पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वो निश्चित समय पर ही कोई काम करने के लायक बन जाता है, मैच्योरिटी या परिपक्वता कहलाता है। तो परिपक्वता आपके प्रश्न का आंसर यहाँ से क्लियर हुआ। चलिए अगले सवाल पर आइएगा। अगला सवाल है कि माता पिता और अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवांशिक गुण मिलते हैं वो वाहक होते हैं। उसके वाहक कौन होते हैं? उसके वाहक होते हैं जीन्स। लोग कहते हैं ना इसका जीन्स है खराब है, तो उसके वाहक कौन होते हैं? जीन्स होते हैं। तो यहाँ से आप अपना आंसर क्या करिए? जीन्स कर दीजिएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, फटाफट इसका आंसर करते जाएंगे सब लोग। सामान्य स्तर का जो बालक है उसकी बुद्धि क्या होगी? कई बार आप देखते होंगे एक ही बात को कोई तुरंत समझ जाता, कोई धीरे धीरे समझता, कोई समझाने पर भी नहीं समझ पाता। यही वो कारण है कि एक ही क्लास में एक ही टीचर से पढ़ने वाले बच्चों का IQ लेवल अलग अलग होती है। तो ये सब समझते हैं। यहाँ कह रहा सामान्य स्तर का अगर कोई बालक है, नॉर्मल बच्चा है, तो उसकी जो बुद्धि लब्धि है, IQ है, वो कितनी रहने वाली है? वो 80 से 85 के बीच में होगी, 70 से 80 के बीच रहेगी, या 90 से 109 के बीच, या 100 से 115 के बीच। जो सामान्य स्तर का बालक है उसकी जो बुद्धि लब्धि है सामान्यतः वो 100 से 90 से 109 के बीच मानी जाती है। नेक्स्ट आपका है कि बालक के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आप सबको अच्छे से याद होगा 46 होगा। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आप बोलोगे सर 46 पाए जाते हैं। इसका आंसर आप पहला विकल्प चुनिएगा। ठीक है, चलिए भाई इस सवाल को आप लोग करिए बच्चों। देखिए हम लोग कम समय में अनावश्यक बातें ना करके सिर्फ टॉपिक पर फोकस कर रहे हैं, इसी नाते हम आपके अनावश्यक कमेंट भी नहीं ले रहे। आप एक एक चीज पढ़ते समझते चलिए, इससे आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। और जब बीच बीच में अनावश्यक कमेंट या बातचीत होती तो क्लास का कंसंट्रेटेड टूट जाता है। इसी नाते हमने क्लास का ये फॉर्मेट आपके लिए चुना है ताकि जब आप बाल विकास पढ़ने बैठे तो केवल बाल विकास की बातें आ रही, गणित पढ़े तो गणित आए, आप सामाजिक अध्ययन पढ़े सामाजिक अध्ययन। आप देखना इससे पूरे ऑनलाइन की जगत में भी एक क्रांति आ जाएगी जब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। अगर कोई बहुत जरूरी कमेंट होगा तो उसका आंसर भी मैं देता चलूंगा। ठीक है ना भाई, आप इसे कह रहा हूं। चलिए अब इस सवाल को उत्तर दीजिए। आप इस सवाल को उत्तर दीजिए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? CAT, TAT, MAT, भाटिया बैटरी। तो यहां से आंसर क्या करेंगे? भाटिया बैटरी कर दीजिए। ठीक है,
अगला सवाल करते रहिएगा। बाल विकास के अंतर्गत जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था की अवधि कितनी है? सामान्यतः बच्चों 6 से 12 वर्ष कही जाती है, इसमें 6 से 12 लिखा नहीं है, तो पहला ऑप्शन हम 6 से 10 साल ले लेते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवधि, इसका आंसर करना। बाल विकास के अंतर्गत किशोरा अवस्था, पिछले में क्या था? बाल्यावस्था। अब ये कह रहे हैं जो किशोरा अवस्था है उसकी अवधि क्या मानी जाती? किशोरा अवस्था, तो किशोरा अवस्था का जो बच्चा होगा उसकी अवधि मानी जाती 11 से लेकर के 18 वर्ष की सामान्यतः। तो 11 से लेकर 18 वर्ष की अवधि आप यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। चलिए, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसका? पावलाव का, स्किनर का, फ्रोबेल का या डाल्टन का है? तो संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसका है? पावलाव का है। पावलाव, यहां से आपका उत्तर हो गया पावलाव। चिंपैंजी यानी वन मानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, समग्र सिद्धांत से, पूर्णाकृत सिद्धांत से या फिर सभी से? आप लोग उत्तर देना हो तो दीजिए, फटाफट दीजिएगा। चिंपैंजी यानी वन मानुष पर आधारित जो सूझ का सिद्धांत है वो, उसको हम जानते हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, समग्र सिद्धांत से, पूर्णाकृत सिद्धांत या सभी से? तो वास्तव में ये सभी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे आंसर अपना डी चुनेंगे आप। थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था। थार्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था उसमें जो मुख्य पशु है या मुख्य जानवर था, तो मुख्य जानवर के तौर पर अगर हम देखें तो थार्नडाइक का जो मुख्य प्रयोग के लिए मुख्य जानवर उन्होंने चुना था उसके लिए कौन थी? बिल्लियां थी। उनका प्रयोग है बिल्लियों पर। मुख्य प्रयोग, बार बार शब्द कर रहे हैं, तो आप उत्तर तो बिल्लियों पर ही देंगे, लेकिन इसके अलावा चूहा वगैरह पर भी उन्होंने अपने प्रयोग को किए हुए थे, लेकिन आप उत्तर बिल्लियां ही चुनिएगा। तो यहाँ से आंसर करिए बिल्ली पर और थार्नडाइक का प्रयोग पूरा हुआ। अगला सवाल का आंसर करेंगे आप लोग। संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक कौन है? ब्रूनर, फ्रोबेल, विने या कोहलर है? जल्दी से आंसर करिए इसका। तो देखें कौन कौन उत्तर इसमें ब्रूनर लेके आया। बहुत बढ़िया, जितने लोगों ने आंसर किया ब्रूनर, बिल्कुल ठीक है। लीजिए इस सवाल का आंसर करिए। वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना शुरू कर देता है वो स्तर कौन सा है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था है या फिर पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है? तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आगे हम लोग 70 नंबर के प्रश्न पर स्टूडेंट, 70वें प्रश्न का उत्तर देना। वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं और पदार्थों के संबंध में चिंतन करना और तर्क करना प्रारंभ कर देता है वो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस तरह की चीजें शुरू होती हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ से आंसर आपका तीसरा सही होगा। चलिए भाई 71 नंबर प्रश्न का उत्तर देना स्टूडेंट। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा हुआ है? जीन पियाजे, कोहलर, फ्रोबेल या फिर बिने महोदय ने? वास्तव में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है जीन पियाजे। क्या नाम इनका? जीन पियाजे। भाई अगले सवाल पर आ जाइए आप लोग। अगला सवाल है थार्नडाइक, जिन्होंने अभी बिल्ली का प्रयोग आपने देखा, ने अधिगम के कितने गौड़ नियम बताए हैं? तो थार्नडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम बताए? तो अगर आपने पढ़ा है ध्यान से तो आपको याद होगा कि थार्नडाइक ने अधिगम के जो गौड़ नियम बताए वो कितने बताए? 5 बताए हैं। तो यहाँ 5 अपने प्रश्न का उत्तर चुनिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत प्यास आती है, भूख आती है, निद्रा होगी या प्रतिष्ठा होगा? तो अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत क्या आती है भैया? प्रतिष्ठा आती है। प्रतिष्ठा आपका आंसर हो चुका है।
लीजिए इस सवाल को, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता या फेलियर, असफलता क्या कहलाती है, ये आपको जवाब देना है। विस्मरण, प्रतिभिज्ञा, प्रत्याहान या आत्मसातन। तो वास्तव में सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की जो असफलता है वो विस्मरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्मरण कहलाती है। चलिए भाई अगले सवाल पर आ जाइए। आज की क्लास का आखिरी सवाल है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों को निम्नलिखित योग्यताओं में से किसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना पसंद करता है? तो आपको ये जानना है कि परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासन या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो यहाँ पे टीचर के अंतर्गत अगर प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति है, जाहिर तौर पर विद्यालय ऐसे शिक्षक को क्या करेगा? पसंद करेगा, यानी उनकी इस योग्यता को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका फायदा होने वाला है। ओके स्टूडेंट, तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। हमारी आपकी मुलाकात कल फिर होगी। डेली अब आपकी क्लास 8:50 से आ रही है और हमने कह दिया कि अगर हम किसी दिन उपलब्ध नहीं तो आपकी वीडियो आ रही है, और अगर हैं तो लाइव आएगी, आपकी क्लास जरूर आएगी, चाहे वीडियो या लाइव आए, लेकिन आपकी क्लास आएगी। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि चाहे हम लाइव आए चाहे वीडियो आए, आप ये ना पूछा करें, बल्कि आप क्लास किया करें। क्लास में अगर कोई परेशानी तो उसको कमेंट किया करें, प्रश्नों का उत्तर दिया करें लगातार, कोई सलाह सुझाव तो ईमानदारी से उसे बताएं। और सबसे खास बात जो आप डेली भूल जाते हो, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, बार बार ये कहना पड़ता, अच्छा नहीं लगता, सभी लोग लाइक कर दिया करिए, और साथ ही साथ अपने तमाम जो दोस्त हैं जिनका अभी कुछ भी तैयार नहीं है उन तक कम से कम शेयर कर दीजिए। तो आप खुद भी बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए, तब आपका बेहतर होगा। हमने कहा था कि आपका साथ डीएलएड तक नहीं है, टेट सीटेट से लेकर शिक्षक भर्ती तक हम आपके साथ रहने वाले हैं, वो भी इसी प्रकार से। हम आपसे कुछ भी नहीं लेते, कोई चीज़ नहीं लेनी आपसे, बस इतना चाहते हैं कि जितने भी जरूरतमंद और पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आप गुरुदक्षिणा के तौर पर उन तक सेशन को शेयर जरूर करिए। और आप लोग भी शुरू से लेकर लास्ट तक जब एक एक सवाल पढ़ोगे तब ना फायदा होगा, आधा अधूरा पढ़ोगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, इसका भी ख्याल रखिए। आज के सेशन को यहीं पे करेंगे समाप्त, कल हमारी होगी फिर मुलाकात, तब तक आपसे पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।